क्या ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? सरकार ब्राह्मण विरोधी है कि नहीं विरोधी है, लेकिन ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है, ये तो सबके सामने है। क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी एक होंगे? बिल्कुल होंगे। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। हमारे मुद्दों को जो लोग मानेंगे हम उनको वोट करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो वोट नहीं करेंगे। किसी भी ब्राह्मण को भगवान परशुराम की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? तमाम लोगों ने शासन किया है, फिर ब्राह्मणों ने कब शोषण कर लिया, ये बात समझने वाली है। मतलब जिनका शोषण हुआ उनकी आबादी बढ़ती चली गई और जिन्होंने शोषण किया उनकी आबादी घटती चली गई। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। भेदभाव जात के आधार पर नहीं है, भेदभाव सिर्फ गरीबी और अमीरी के आधार पर होता है। मायावती सक्षम दलित है, वो भी गोबर और मिट्टी वाले दलित को कभी नहीं अपने पास बिठाना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। क्या ब्राह्मण बेटियों पर भी नजर है इन लोगों की? तो जो रावण सोच का आदमी है, जिसका टाइटल ही रावण है, तो संतोष वर्मा का समर्थन करेगा ही करेगा। आदित्य यादव पर कुछ लोगों ने अपराधिक टिप्पणी की। मैं उसकी निंदा करता हूं। बटुक सम्मान हो रहा है इस वक्त प्रदेश में। 4 ब्राह्मणों को प्रणाम कर लेने से या 4 ब्राह्मणों के पक्ष में बयान दे देने से आप बड़े ब्राह्मण नेता नहीं हो सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह सौड़ों के पक्ष में बोल रहे हैं और बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं। आज कोई भी देश में प्रोटेस्ट हो, उसमें जो मुद्दा होता है वह मुद्दा उठे या ना उठे, लेकिन ब्राह्मणवाद से आजादी का मुद्दा जरूर उठ जाता है। क्यों लोग इतना विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का? ब्राह्मण किसकी तरफ, कहां जाएगा? तो जब कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा तो बहुत ही आसानी से ये लोग धर्मांतरण करवाएंगे। एक बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। दान पेटी से दान चुरा लेते हैं, कथा करते हैं, भिखमंगे तक कह रहे हैं लोग कि इनका पालन पोषण हम ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो अगर ये कथा ना करें तो मर जाएं सब। सौड़ा आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि देश की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा गालियां किसी को पड़ रही हैं तो वो ब्राह्मण समाज है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो है वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं, हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ब्राह्मणों से दिक्कत है। आखिर ब्राह्मणों ने इन सबका ले क्या लिया है? क्या कुछ कर दिया ऐसा कि लोग गालियां दे रहे हैं, उनको अलग थलग कर दिए हैं? तमिलनाडु में आपने देखा कि किसी भी ब्राह्मण को वहां पे टिकट नहीं मिला, एकदम अलग थलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि 27 के चुनाव में ब्राह्मणों का क्या कुछ रुख होगा और आखिर क्या कुछ स्थिति इस वक्त वर्तमान में राजनीति में उत्तर प्रदेश की क्या कुछ स्थिति उनकी नजर आ रही है। सर्वेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संगठन चलाते हैं जी, हजारों लाखों लोग आपसे जुड़े हैं जी, अपेक्षाएं रखते हैं कि आप काम करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। क्या कुछ स्थिति अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार धरातल पे जा रहे हैं? जी देखिए, समाज के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि समाज बहुत ही उपेक्षित है और अधिकतर लोग जो हैं हमारे समाज को टारगेट करते हैं, गालियां देते हैं। आज कोई भी देश में प्रोटेस्ट हो, कि चाहे किसान आंदोलन हो या नीट पेपर लीक का मामला हो, उसमें जो मुद्दा होता है वह मुद्दा उठे या ना उठे, लेकिन ब्राह्मणवाद से आजादी का मुद्दा जरूर उठ जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका उस आंदोलन से भी कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी उस मुद्दा को लोग लाके उठा देते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है और समाज को अपमानित करने के लिए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो क्या कारण मानते हैं, क्यों लोग इतना विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का? देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि मुगलों का शासन रहा, शकहुड़ियों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। मुगलों के क्रूर शासनकाल में अधिकतर जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनको जलाया गया, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी उनको खंडित किया गया और जितने भी सनातन के लोग थे उनको एकदम तहस नहस करने का प्रयास किया गया। फिर भी अगर आज मुगलों के क्रूर शासन के बाद भी सनातन जिंदा है तो सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से जिंदा है, क्योंकि ब्राह्मणों ने वेद शास्त्रों को रट रट करके जिंदा रखा। उनके शास्त्रों को जलाया गया, कूड़े में फेंका गया, फाड़ा गया, फूंक दिया गया, फिर भी ब्राह्मणों ने वेद शास्त्रों को रट रट करके जिंदा रखा। आप मुगलों के 700 साल 800 साल पहले, मुगल शासन के 700 साल 800 साल पहले द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते थे और 700 साल 800 साल बाद भी द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते, तो ये सिर्फ ब्राह्मणों की देन है। तो ये वामपंथी लोग हैं, ये कम्युनिस्ट हैं और ये दूसरे जो धार्मिक संगठन हैं, कट्टरवादी संगठन है, उनसे
फंड पाने वाले लोग हैं, उनके फंड पर इस तरीके से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को अन्य सनातनियों से अलग थलग किया जाए। क्योंकि जब ब्राह्मण अन्य सनातनियों से अलग थलग हो जाएगा तो जैसे ब्राह्मण अलग होगा तो ब्राह्मण राम के बारे में बताता है, ब्राह्मण कृष्ण के बारे में बताता है, ब्राह्मण भागवत सुनाता है, ब्राह्मण राम कथा सुनाता है। तो जब आपको कोई राम के बारे में बताने वाला नहीं रहेगा, कृष्ण के बारे में बताने वाला नहीं रहेगा, आपके धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताने वाला नहीं रहेगा, आपके संस्कृति, आपके सनातन के बारे में बताने वाला नहीं रहेगा, तो आप तो भूल जाएंगे। और जब भूल जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका धर्मांतरण करवाना। एक बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। लेकिन अभी आपने कहा कि जैसे 700-800 साल मुगल यहाँ रहे, तमाम ग्रंथों को उन्होंने जला दिया, लेकिन ब्राह्मणों ने जो था धर्म को हमेशा उठाया, ले गए, लोगों को जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दिया और आज खड़ा किया। लेकिन वही जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि अपने लाभ के लिए सिर्फ धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। आपने इतिहास में देखा होगा, मंदिरों पर ये बैठे हैं, दान पेटी से दान चुरा लेते हैं, कथा करते हैं, भिखमंगे तक कह रहे हैं लोग कि इनका पालन पोषण हम ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो अगर ये कथा ना करें तो मर जाएं सब। जी, मुझे नहीं लगता कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। किसी भी गांव में अगर 100 घर ब्राह्मण हैं तो उसमें कर्म कांड और पूजा पाठ का काम मात्र 2 घर ब्राह्मण करते होंगे, अधिकतम 2 घर ब्राह्मण पूजा पाठ का काम करते होंगे। बल्कि जो 98 घर होंगे उसमें कोई खेती करता है, कोई वकालत करता है, कोई मनरेगा में मजदूरी करता है, कोई बाहर जाकर के रिक्शा चला रहा है। तो क्या 98 ब्राह्मण जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, क्या उनका जीविकोपार्जन नहीं चल रहा है? क्या वो जिंदा नहीं है? तो अगर कोई ये कह रहा है कि ब्राह्मण सिर्फ कमाने खाने के लिए पूजा पाठ कर रहा है, कथा भागवत सुना रहा है, तो ये गलत कह रहे हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ जीविकोपार्जन के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए करता है। आज जो आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों के चढ़ावे की बात कर रहे हैं, देखिए जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं बड़े बड़े, वो सारे मंदिर ट्रस्ट के अधीन हैं और ट्रस्ट का संस्थापक संरक्षक किसी भी जाति का हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही होगा। ठीक है। दूसरी बात, वहां पर जो पुजारी रखे जाते हैं पूजा करने के लिए, वो वेतन पर रखे जाते हैं। कोई 4000 पर रखता है, कोई 5000 पर रखता है, कोई 6000 पर रखता है, कोई 7000 पर रखता है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मंदिरों की कमाई पर ब्राह्मण जिंदा हैं या मंदिरों की तिजोरियां ब्राह्मण लूट रहे हैं। ये जो लोग भी मैसेज फैला रहे हैं, ये गलत मैसेज फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, यूजीसी एक्ट आया, आपने भी खूब विरोध किया, खूब सारे वीडियो आपके वायरल हुए, आप लगातार मेहनत करते रहे कि इस काले कानून को किसी तरीके से वापस किया जाए। आपने कहा सामान्य जाति के खिलाफ है, हम नहीं सहेंगे अन्याय, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में है मामला। क्या लगता है 27 में ब्राह्मण किसकी तरफ, कहाँ जाएगा? देखिए, यूजीसी के द्वारा जो इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 बनाया गया, वो एक तरीके से सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र था, सामान्य वर्ग की बहन बेटियों का शोषण करने का षड्यंत्र था। कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है, तारीख पर तारीख दी जा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन हमारी नजर बराबर है और सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है, फैसले को अगर वापस नहीं लेती है, तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। षड्यंत्र किसका था? जिन्होंने लागू किया, इन्हीं का षड्यंत्र रहा है। भाई, सत्ता में आप बैठे हो, आपके रहते हुए कोई कानून लागू कर दिया जा रहा है और अगर आप किसी पर आरोप भी लगा दो तो वो चीजें गलत हैं। अच्छा, ये जो तमाम एनसीईआरटी के बुक में, उसके बाद पुलिस वाले परीक्षा में ब्राह्मणों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गई, सवाल पूछा गया, ये कहां से ये सब चीजें शुरू हो रही हैं? इसके पीछे मकसद क्या मानते हैं? मैंने जो बातें पहले आपको बताई थी वो बातें फिर बता रहा हूं कि एक लंबा प्रोसेस है। ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करना, ब्राह्मणों के खिलाफ नैरेटिव सेट करना, ब्राह्मणों को अपमानित करना, ब्राह्मणों को बदनाम करना, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि ब्राह्मण को इतना बदनाम कर दिया जाए, इतना बदनाम कर दिया जाए कि हर व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा हो जाए। और जब लोगों के अंदर ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा हो जाएगा तो लोग ब्राह्मणों से अलग हो जाएंगे। और जैसे सनातनी ब्राह्मणों से अलग हुए, तुरंत उनका धर्मांतरण ये लोग करवा लेंगे। आसान हो जाएगा धर्मांतरण करवाना, क्योंकि उनको फिर उनके संस्कृति के बारे में बताने वाला, उनको उनके भगवान के बारे में बताने वाला, उनको उनके यहां पूजा पाठ करवाने वाला कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। और जब कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा तो बहुत ही आसानी से ये लोग धर्मांतरण करवाएंगे। एक बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। क्या ब्राह्मण किंग मेकर साबित होगा 2027 के चुनाव में, और किसके साथ जाने वाला है? देखिए, मैं एक बात और बता दूं, इसके पहले भी चुनाव हुए हैं 2022 में। मैं 2017-18 से समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो मानना है, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, ठीक है,
मेरे मुद्दे पर सवर्ण समाज के जो मुद्दे हैं, ब्राह्मण समाज के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में जो पार्टी शामिल करेगी, हमारे मुद्दों को जो लोग मानेंगे हम उनको वोट करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो वोट नहीं करेंगे। कौन से मुद्दे आप मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, SC ST एक्ट कानून में संशोधन किया जाए, और ये जो जैसे दलित आयोग है, OBC आयोग है, उसी तरीके से सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। दूसरी बात क्या है कि ये जो कुछ नेता, कुछ पार्टी के लोग कहते हैं चुनाव के समय में कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, हम एक भगवान परशुराम के नाम से अस्पताल बनवाएंगे। मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी भी ब्राह्मण को भगवान परशुराम की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ब्राह्मण को भगवान परशुराम के नाम पर अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है कि वो हमारे समाज के 1 लाख बच्चों को नौकरी दे दें। हमारे वो 1 लाख बच्चे अपने नौकरी के पैसे से चंदा लगा करके भगवान परशुराम की मूर्ति बनवा लेंगे। आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? बार बार तमाम दलित नेता आरोप लगाते हैं कि यही ब्राह्मण ठाकुर थे जो हमारे पूरे खानदान का नाश कर दिए, पानी नहीं पीने देते थे, हमारे खेती कब्जा कर लिए, मकान ले लिए, दुकान ले लिए, ये सब विदेशी आक्रांता थे, आए यहाँ बस गए, तो फिर आरक्षण तो मिलना चाहिए उनको। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ के मतलब विधिक सलाहकार बनाए गए, और एक जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे जो कि पाकिस्तान में गए। उस समय पाकिस्तान में 23% के आसपास दलित हिंदू थे, वहां इस समय 1 पॉइंट कुछ प्रतिशत दलित हिंदू बचे हैं, ठीक है। और भारत में दलितों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और यहां तक इस स्थिति में है कि सुबह शाम दिन रात चढ़ करके ब्राह्मणों को मां बहन बेटियों की गाली देते हैं, उसके ऊपर से SC ST एक्ट का मुकदमा लिखवाते हैं। फिर शोषण किसने कर लिया? शोषण कौन कर रहा है? किसका शोषण हो रहा है? ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं। दूसरी बात, अगर मान लो आजादी के पहले 200 साल अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था, समय समय पर यादवों ने शासन किया है, मौर्यों ने शासन किया है, जो धनानंद था वो नाई समाज से था, तो तमाम लोगों ने शासन किया है। फिर ब्राह्मणों ने कब शोषण कर लिया? यह बात समझने वाली है, ब्राह्मणों ने कब और कैसे शोषण कर लिया। दूसरी बात, भारत का संविधान कहता है, सामाजिक तौर पे वो कह रहे हैं नहीं, मैं एक बात और बता दूं, भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो हत्या का मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज किया जाएगा, ना कि उसके बच्चों के ऊपर दर्ज किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे कुल खानदान में कभी किसी ने किसी का शोषण किया होगा, तो ना वो जिंदा है, ना जिनका शोषण हुआ था ना वो जिंदा है। फिर उसका बदला 1992 में, 1993 में, 1999 में पैदा होने वाले बच्चे से लिया जा रहा है, और कब तक लिया जाएगा? आप कह रहे हैं सामाजिक स्तर पर शोषण का। मैं आपको बता दूं कि हमारे, सुनिए, मैं आपको बता दूं, खाने को अधिकार नहीं था, आपको 5 दिन खाना नहीं मिलेगा, आप भूखे मर जाएंगे तड़प करके। और अगर कोई यह आरोप लगा रहा है कि 5000 तक खाना नहीं मिला, 5000 तक पानी नहीं मिला, तो फिर कैसे जिंदा रहे हो आज तक? और आज उनकी आबादी सबसे ज्यादा है, और हमने शोषण किया तो हमारी आबादी घट गई। कैसे घट गई? मतलब जिनका शोषण हुआ उनकी आबादी बढ़ती चली गई, और जिन्होंने शोषण किया उनकी आबादी घटती चली गई। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। और एक बात और बता दूं, जो सामाजिक भेदभाव की आप बात करते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में बहुत सारे विधायक और सांसद जाते हैं, वो उन्हीं के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तमाम IAS हैं, IPS हैं। आज मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गांव ब्राह्मणों का है, लेकिन अगर आज हमारे गांव में राष्ट्रपति आ जाएं तो हमारे गांव के सारे पंडित जी पहली पंक्ति में खड़े होकर के उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे, पहली पंक्ति में खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहेंगे। भेदभाव जात के आधार पर नहीं है, भेदभाव सिर्फ गरीबी और अमीरी के आधार पर होता है। मायावती सक्षम दलित हैं, वो भी गोबर और मिट्टी वाले दलित को कभी नहीं अपने पास बिठाना चाहेंगी। अमीरी और गरीबी का सिर्फ अंतर है। क्या सर्वेश पांडे दलितों के यहाँ जाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं? मेरा दलितों से, मेरा पिछड़ों से मेरा सबसे अच्छा संबंध है। और रही बात खाना खाने की, तो मैं अधिकतर लखनऊ रहता हूं, मेरे साथ मेरे परिवार का एक लड़का खाना बनाता है, मैं वहां खाना खाता हूं, और जहां भी जाता हूं वहां खाना खाता हूं। दूसरी बात, कभी मैं रास्ते में यात्रा कर रहा होता हूं, किसी रेस्टोरेंट पर रुकता हूं, मैं वहां पर भोजन करता हूं, लेकिन मैं रेस्टोरेंट पर जब रुकता हूं तो रेस्टोरेंट वाले की जात नहीं पूछता हूं, जो लोग हमको खाना सर्व करते हैं मैं उनकी जात नहीं पूछता हूं। तो जब इस तरीके से कोई भी चीज नहीं है, ये कोई कैसे कह सकता कि कोई किसी के यहां खाना नहीं खाता है? चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, मुसलमानों से कोई परहेज नहीं।
यही हम लोगों का असली शोषण करता है, यही शोषण किए। संतोष वर्मा के पक्ष में उन्होंने बयान दिया, कितने संतोष वर्मा के ऊपर FIR दर्ज करोगे, कितने निष्कासन करोगे, हर घर से संतोष वर्मा पैदा होंगे। संतोष वर्मा वही IAS है जिन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर गलत टिप्पणी की, अवैध संबंध बनाने की बातें की, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, चंद्रशेखर रावण की बात आपने कही तो उनके पीछे का एक सरनेम है रावण टाइटल, ठीक है। तो रावण कौन था? रावण ने मां सीता का हरण किया था, मां सीता को गलत दृष्टि से देखा था। तो जो रावण सोच का आदमी है, जिसका टाइटल ही रावण है, तो संतोष वर्मा का समर्थन करेगा ही करेगा कि इनकी बहन बेटियों को साथ में सुलाओ, इनकी बहन बेटियों को घर से निकालो, इनकी बहन बेटियां हमारे बच्चों से संबंध बनाए। तो जिनके नाम के पीछे ही रावण लिखा हुआ है, जिनकी सोच ही रावण वाली है, तो आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा बयान देंगे? वो कभी अच्छा बयान नहीं दे सकते हैं। क्या ब्राह्मण बेटियों पर भी नजर है इन लोगों की? क्योंकि पहले भी देखा गया, लिस्ट जारी होती है, 10 लाख रुपए ब्राह्मण लड़की लाओ, मुसलमानों ने पहले जारी किया, कुछ मौलानाओं ने। अब इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि ब्राह्मण बेटियों और ठाकुर बेटियों पर भी नजर इन लोगों की? देखिए, मैं एक बात फिर बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। समय के अनुसार समाज को समझने की जरूरत है। अगर समय के अनुसार समाज नहीं समझेगा तो आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा। आदित्य यादव पर कुछ लोगों ने अमर्यादित टिप्पणी की, मैं उसकी निंदा करता हूं। किसी भी बहन बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश जी इसमें बहुत धार्मिक हो गए हैं, कहते हैं कि अब घर से निकलता हूं तो भगवान शिव, माता लक्ष्मी सबको याद करके, प्रभु श्री राम, कृष्ण भगवान सबको याद करके निकलता हूं। क्या वजह मानते, क्यों धार्मिक होते? देखिए, 100 करोड़ हिंदुओं का देश है और मैं चाहता हूं कि जितने भी इस देश के हिंदू हैं सभी लोग धार्मिक हों और सभी लोग धर्म को माने। काकरोच जनता पार्टी अभी आई थी प्रदर्शन करने, वो भी ब्राह्मणवाद से नाराज है, कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवाद। काकरोच जनता पार्टी, वो काकरोच जनता पार्टी नहीं, जिसे कालीनेमी साधुओं का भेष रख करके आया था हनुमान जी को गुमराह करने के लिए, वैसे ये वामपंथी, कम्युनिस्ट और वामसेफी जो एंटी राष्ट्रवाद, एंटी ब्राह्मण सोच रखते हैं, ये वही लोग हैं जो काकरोच का रूप रख करके आए हैं और ब्राह्मणवाद से आजादी की मांग कर रहे हैं। बटुक सम्मान हो रहा है इस वक्त प्रदेश में। पहले ब्रजेश पाठक जी ने किया, अब मनोज पांडे नए नवेले मंत्री बने हैं जी। ब्राह्मणों की साधने की बात कर रहे हैं। लगता है कि सम्मान से ब्राह्मण मान जाएगा और 27 में फिर बीजेपी के साथ जाएगा। जी, देखिए, एक चीज हमेशा समझेगा, ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी कौम है। ब्राह्मण जो है बहुत ही स्वाभिमानी कौम है और ब्राह्मण के संकल्प में इतनी बड़ी ताकत होती है कि ब्राह्मण अपने संकल्प से किसी को राजा बना सकता है और किसी को सत्ता से गिरा सकता है। ब्राह्मण के संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भी ब्राह्मण बटुकों का सम्मान कर रहे हैं या स्वागत कर रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग, अगर आपके हृदय में स्वागत और सम्मान है तो बराबर करिए। चुनावी स्वागत और सम्मान नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध करना नहीं, ये मैं एक बात और बता दूं, 4 ब्राह्मणों को प्रणाम कर लेने से या 4 ब्राह्मणों के पक्ष में बयान दे देने से आप बड़े ब्राह्मण नेता नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, कितने हत्याओं में आप जाकर के खड़े हुए, कितने ब्राह्मण लड़के गरीबी भुखमरी के कगार पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके शिक्षा पर आपने कितना ध्यान दिया, कितने ब्राह्मण बच्चों को आपने रोजगार दिलवाया, या आप लोग सत्ता में रहे कितने ब्राह्मण बच्चे ठेकेदार पैदा किया, आपने कितने ब्राह्मण बच्चों को ठेका पट्टा देकर के ठेकेदार बनाया, आपने कितने बच्चों को आपने टिकट दिलवाया, कितने लोगों को जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, कितने लोगों को आपने ब्लॉक प्रमुख बनाया, ये सब दिखाइए ना, डाटा पेश करिए हमारे सामने। ब्राह्मणों का शुभचिंतक नाम लेने से या किसी को तिलक लगा देने से, आप हाथ पांव जोड़ लेने से आप ब्राह्मणों के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो संघर्ष किया वही ब्राह्मण का शुभचिंतक हो सकता है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के बाद अगर किसी का इनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणों का हुआ। जी, वो डाटा आया था और वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बड़े चैनल के पत्रकार हैं। हमने तो अभी कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन उन्होंने डाटा किया है तो डाटा अच्छा ही है, वो सही डाटा उन्होंने दिया है। तो क्या ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? सरकार ब्राह्मण विरोधी है कि नहीं विरोधी है, लेकिन ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है ये तो सबके सामने है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान क्या किया, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जो नाथ संप्रदाय है वो ब्राह्मणों को मिटाने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए ही स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। इसीलिए गोरखपुर में आज भी ब्राह्मण और ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई होती रहती है। इसको कितना जायज? देखिए, मैं वो कैसा बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश जी, किस पर बयान दे रहे हैं, उससे मुझे बहुत विशेष लेना देना नहीं, लेकिन मैं एक शुद्ध सनातनी ब्राह्मण होने के नाते मैं बताना चाहता हूं, हमारे धर्म में हमारे सबसे बड़े धर्माचार्य होते हैं हमारे शंकराचार्य। हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य होते हैं हमारे शंकराचार्य। हम उनको मानते हैं। हम वेद और जो शास्त्र के नियमानुसार जो हमारे रास्ते तय किए गए, हम उन रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। अयोध्या को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। एक लड़के का नाम आ गया है जो शायद ब्राह्मण है, उसको लेकर भी अब तरह तरह की बातें की जा रही है कि ब्राह्मण दान पेटी से पैसा चुरा ले, जबकि चंपत राय भी उसमें है, एक यादव भी है। तो
इसका क्या देखते, पहले अखिलेश यादव बयान देते हैं कि इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद कहते हैं कि अगर हो ही गया था तो आपस में बैठकर बातचीत करके हल कर लेना चाहिए, पैसा दान पेटी में चुपचाप जाके रख दे जो लिया है। देखिए, राम मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है ये आस्था से खिलवाड़ किया गया है और समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से बेइज्जती हो रही है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को जो है टीम गठित करके जांच हो, जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएं, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो, जो लोग भी इसमें सम्मिलित हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी एक होंगे? बिल्कुल होंगे। पूरे सौर समाज के लोग एक साथ हैं। यूजीसी का जो काला कानून था आपने देखा होगा, सभी पूरे सौर समाज के लोग, पूरे जनरल कैटेगरी के लोग एक साथ एक मंच पर खड़े थे और आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे उसका। तमाम लोग नारा लगा रहे थे, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी और साथ तेरी खैर नहीं। देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि किसका कौन क्या नारा लगा रहा है वो उसका अपना निजी विचार हो सकता है, ठीक है। समाज के साथ जब जहां अन्याय अत्याचार होगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। फिर हमारे लिए ना योगी महत्वपूर्ण है, ना हमारे लिए मोदी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा समाज महत्वपूर्ण है। अगर बावन ठाकुर जिंदा रहेंगे तो मैं भी जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं उसी कौम से आता हूं, मैं उसी कौम से आता हूं। ब्रिजभूषण के बयान को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी स्पष्टवादी नेता हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी स्पष्टवादी नेता हैं और अभी तक जब से मैं उनको वॉच कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वो जो भी बोलते हैं बिना डरे बोलते हैं और स्पष्ट अपनी बात रखते हैं। परशुराम जयंती पर आपकी मुलाकात हुई थी, बात हुआ था यूजीसी वो सबको लेकर? नहीं, वो बोले परशुराम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें एक क्षत्रिय मेहमान बनाया गया है, तो इसका श्रेय सर्वेश पांडे जी को जाता है और यह बात बहुत दूर तक जाएगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह सौड़ों के पक्ष में बोल रहे हैं और बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं। कहा जाता है गोंडा में ब्राह्मणों को दबाने का काम सबसे ज्यादा ब्रिजभूषण नहीं किया। नहीं, किसको? देखिए, मैं एक बात और बता दूं, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा, और अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो बहुत लोग हैं जो इधर उधर लगेंगे और जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने बातचीत की कई सारे विषयों पर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीति को लेकर, आगे क्या कुछ रुख होगा ब्राह्मण समाज का उसको लेकर, जो भी विडंबनाएं ब्राह्मण समाज को लेकर चले उस पर भी हमने पूरी बातचीत की है और आपने अपने बेबाक बयान सामने रखे। कैमरा सहयोगी शिवांशु के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।